दूरी तथा विस्थापन में अंतर। विस्थापन में अंतर। एक कॉलम दूरी का और एक कॉलम विस्थापन का। एक कॉलम दूरी का, एक कॉलम विस्थापन का। अब इसमें कम से कम 3 बातें तो कहनी ही पड़ेगी। पहला बात कहेंगे कि यह अदिश राशि है और ये सदिश राशि। अदिश राशि है, अदिश राशि। यह अदिश राशि। इसमें क्या कहेंगे? यह सदिश राशि। ठीक है। क्लियर? कोई डाउट नहीं। दूसरा, यह पथ के प्रकृति पर निर्भर करती है कि के तरह घूम घूम के वहां पहुंचल बा। ठीक ना? जे तरह जाई सब लंबाई जोड़ाई। कौना चीज में? दूरी में। तो पथ बदली तो दूरी के मान भी बदली। यानी ये पथ के प्रकृति पर निर्भर करता है। कौन? दूरी। लेकिन विस्थापन केहू तरह घूम के जा, पहला का बा और अंतिम का बा, बस उहे देखी कहाँ से घूम के गई बड़ई ना। अब स्टेशन पर यहाँ से जाए के बाद हेने से गईला घूम के जाके स्टेशन पर, तो ई ना देखी कि कितना, बस यहाँ से सीधा नाप दी स्टेशन के। उहे विस्थापन केहू तरह नगरा मोड़ से घूम के आवा स्टेशन पर, बस है विस्थापन हो। पथ के प्रकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। बस पहला कहाँ है और कहाँ पहुंचे, बस सीधा देख लेगा उसी को देख लेगा सीधा। केहू तरह घूम के आयल पड़ा तो उसे का। यानी ये पथ के प्रकृति, यह पथ के प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है? क्लियर? यह पथ के प्रकृति पर, यह पथ के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। निर्भर नहीं करता है। केवल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर डिपेंड करेगा। ठीक ना? नहीं समझ में आ रहा ये बात? अच्छा, तीसरा पॉइंट। हाँ, कहाँ है कहाँ पहुंच गए, बस। यहाँ सिकंदरपुर से बलिया नगरा होकर गए हैं कि रसड़ा होकर के गए हैं कि मनियर होकर गए हैं, उससे मतलब नहीं। सीधा सिकंदरपुर टू बलिया, सीधा न्यूनतम लेंथ देखेगा विस्थापन। ठीक है? अब जरा देखिए, यह सदैव धनात्मक होता है और वह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। यह सदैव धनात्मक होता है, धनात्मक होता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। क्लियर? 4 नंबर।
देखिए एक बड़ा मार्के की बात, यह जरूरी नहीं है कि अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी भी शून्य हो। नहीं, विस्थापन शून्य है लेकिन दूरी नहीं शून्य है। मान लीजिए यहां से हम गए यहां पर, अब फिर आ गए यहां पर, तो विस्थापन तो शून्य हुआ ना, लेकिन दूरी मान लीजिए यहां से 10 मीटर गए इधर, अब फिर लौट कर आ गए यहां पर, तो दूरी तो 20 मीटर हुआ, अब विस्थापन क्या है? शून्य। तो यह आवश्यक नहीं है कि विस्थापन शून्य है तो दूरी भी शून्य होगा, कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। विस्थापन शून्य है तो दूरी का शून्य होना जरूरी नहीं है, दूरी कुछ भी हो सकता है। अब एक चक्कर लगा दिए वृत्त का तो विस्थापन तो शून्य, लेकिन दूरी तो 2 पहिया। नहीं समझ में आया तो ये बात लिख सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है कि दूरी शून्य है, कि दूरी शून्य है, कि विस्थापन शून्य है, विस्थापन शून्य है, शून्य है तब दूरी शून्य होगा, तब दूरी शून्य होगा, कोई जरूरी नहीं। विस्थापन शून्य है तो दूरी का शून्य होना जरूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर दूरी शून्य हो जाए तो शर्तीय विस्थापन शून्य होगा। अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या है? यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन भी शून्य होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसमें लिख देंगे यदि दूरी शून्य है, दूरी शून्य है तब विस्थापन भी शून्य होगा, विस्थापन भी शून्य होगा। ठीक है, क्लियर ये? ठीक है ना, इतना अंतर क्लियर है ना? अब जो है गति होगा, लेकिन इससे पहले हम एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति की बात करें, ठीक ना? तो आपका हेडिंग चलेगा एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, ठीक ना? हेडिंग लिख दीजिए एक विमीय, एक विमीय, द्विविमीय, विमीय तथा त्रिविमीय, त्रिविमीय गति, विमीय गति, एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति। देखिए कोई भी वस्तु की स्थिति हम मूल बिंदु के सापेक्ष उसके निर्देशांक द्वारा दर्शाते हैं। निर्देशांक किसी बिंदु का लिखते हैं, यानी उसका स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने का मतलब क्या है? कि उसकी स्थिति मूल बिंदु से बताना। तो हम किसी भी वस्तु का निर्देशांक x, y और z 3 में लिखते हैं। x, y, z
एक्स यानी एक्स अक्ष पर की दूरी, वाई मतलब वाई अक्ष पर की दूरी, और जेड का मतलब जेड अक्ष पर की दूरी। ये प्लस भी हो सकते हैं माइनस। अगर प्लस एक दिशा में दूरी है एक्स अक्ष पर तो प्लस होगा, माइनस एक दिशा में है तो माइनस होगा। अगर ये प्लस वाई और माइनस वाई होता है तो ये बिंदु, अगर किसी बिंदु का निर्देशांक लिख दे तो हमको साफ साफ मालूम हो जाता है कि वह बिंदु मूल बिंदु से कितना कहाँ है, वो कहाँ है उसकी स्थिति हमको स्पष्ट हो जाती है। तो अगर किसी वस्तु के निर्देशांक में अगर कोई एक निर्देशांक, चाहे एक्स चाहे वाई चाहे जेड, कोई एक अगर बदल रहा है तो वस्तु की गति एक विमीय गति कहलाएगी। और इसमें से कोई दो बदल रहा है, चाहे एक्स वाई बदल रहा है, चाहे वाई जेड बदल रहा है, चाहे जेड एक्स बदल रहा है, दो बदल रहा है समय के साथ, तो वस्तु की गति द्विविमीय होगी। अगर समय के साथ वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड में तीनों बदल रहे हैं, एक्स भी बदल रहा है, वाई भी बदल रहा है, जेड भी बदल रहा है, तो वस्तु की गति त्रिविमीय गति है। अब अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चल रहा है तो केवल एक्स बदलेगा, न वाई बदलेगा न जेड बदलेगा, तो उस वस्तु की गति एक विमीय गति होगी। जैसे ट्रेन की गति या सड़क पर किसी वाहन की गति या किसी तार पर कीड़े की गति। या तार पर कीड़ा क्या करेगा, चाहे आगे जाएगा चाहे पीछे जाएगा। हाँ हाँ, तो भी रेखीय गति है, वो एक विमीय गति। सीधी रेखा में अगर मुक्त रूप से कोई ऊर्ध्वाधर तो कोई ना बदले, यानी गति ना करे, वहीं पर रहेगा, कोई नहीं बदलेगा, इसका मतलब वहीं पर है, स्थिर है, गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लिखिए, जब किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड में, जब किसी वस्तु के निर्देशांक, जब किसी वस्तु के निर्देशांक कमी, जब किसी वस्तु के निर्देशांक में, निर्देशांक कोष्ठ में लिख लीजिएगा एक्स वाई जेड, जब किसी वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड में समय के साथ एक्स वाई जेड में समय के साथ किसी एक का परिवर्तन हो रहा है, किसी एक का, एक समझ रहे हैं, चाहे एक चाहे वाई चाहे जेड, किसी एक का परिवर्तन हो रहा है, तब वस्तु की गति एक विमीय गति होता है। तब वस्तु की गति एक विमीय गति होता है। और यदि समय के साथ किन्हीं दो का परिवर्तन हो रहा है, और समय के साथ किन्हीं दो का परिवर्तन हो रहा है, तब उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है।
तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। तब उसकी गति द्विविमीय गति कहलाती है। तथा जब समय के साथ तीनों का परिवर्तन हो रहा है, तथा जब समय के साथ तीनों का परिवर्तन हो रहा है, यानी x का भी, y का भी और z का भी, तीनों का परिवर्तन हो रहा है, तब उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाती है। त्रिविमीय गति कहलाती है। तो फिर से पूरी बात सुन लीजिए। अगर किसी वस्तु के स्थिति निर्देशांक x y z है, तो अगर समय के साथ इसमें से किसी एक निर्देशांक का परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति क्या हो गई? एक विमीय। अगर उसके किन्हीं दो निर्देशांक का परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति क्या हो गई? द्विविमीय। अगर तीनों का परिवर्तन हो रहा है तो उसकी गति त्रिविमीय। अब हम बात करेंगे इसके उदाहरण का। उदाहरण की बात करेंगे। शांत रहिए। ट्रेन की पटरी पर गति, तार पर कीड़े की गति, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की गति कौन सी गति है? एक विमीय गति। तो लिख दीजिए उदाहरण में, पटरी पर ट्रेन की गति, सड़क पर, सीधी सड़क पर वाहन की गति, तार पर कीड़े की गति, तार पर कीड़े की गति, मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, हाँ एक विमीय, फर्स्ट नंबर। तीनों का उदाहरण आएगा साहब। पिंड की गति एक विमीय गति है, एक विमीय गति है। ये सब एक विमीय गति के उदाहरण है। दूसरा, हाँ अब इसमें जब समतल में गति होगा, जैसे ये समतल है, समतल में कोई गति करेगा तो द्विविमीय होगा, इसलिए कि समतल में एक्स अक्ष भी होता है और वाई अक्ष भी होता है। एक्स वाई अक्ष प्लेन में होता है। जैसे ये प्लेन एक्स वाई अक्ष है, अगर इसको एक्स अक्ष माने, उसको वाई अक्ष है, इसको जेड अक्ष, तो ये कौन सा तल होगा? एक्स वाई तल, और वो होगा वाई जेड तल, और ये दीवार होगा एक्स जेड तल। ठीक ना? क्या? हाँ तो अब मुड़ेगी। हम मुड़ने वाली तो बात पूरा सेंटेंस पढ़िए। हाँ
सीधी सड़क लिखे हैं। अगर वही अगर सड़क पर मुड़ रही है, अगर समतल में गति कर रही है मुड़कर, जैसे कोई खिलाड़ी का मैदान में गति, खिलाड़ी का मैदान में गति, शांत रहिए, अगर वो मैदान में गति कर रहा है तो वो द्विविमीय गति है। इधर उधर मुड़ेगा अगर बस तो द्विविमीय गति हो जाएगा। एक समतल में अगर जो भी गति हो, क्या सांप, ये द्विविमीय गति करेगा, वो समतल पर गति करेगा, समतल पर इधर उधर गति करेगा, वो द्विविमीय गति है, ठीक ना। तब दूसरा नंबर में लिखिए, गेंद, अगर गेंद आप सीधा रेखा में फेंक रहे हैं तब तो एक विमीय गति है, हाँ, लेकिन अगर गेंद फेंकेंगे तो वो सीधा नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा तो अब द्विविमीय गति हो जाएगी, यानी प्रक्षेप की गति द्विविमीय गति होती है। समतल में वृत्त की गति द्विविमीय गति है। तो लिख दीजिए, मैदान में खिलाड़ी की गति, मैदान में खिलाड़ी की गति, खिलाड़ी की गति टेबल पर कीड़े की गति, अब टेबल पर वही कीड़ा चलेगा तो उसका द्विविमीय गति हो जाएगा। टेबल पर कीड़े की गति, कीड़े की गति, प्रक्षेप्य गति, कोई पत्थर हवा में फेंक देंगे वो भी द्विविमीय गति है। प्रक्षेप्य गति, वृत्तीय गति, वृत्तीय गति द्विविमीय गति होता है, द्विविमीय गति होता है। जब भी कोई समतल में, तो आप कहेंगे कि हवा में फेंकेंगे तो कौन सा समतल होगा, ये जैसे मान लीजिए फेंकेंगे तो एक से YZ समतल में गति करेगा वो, ठीक ना। अगर आप कोई पत्थर फेंकेंगे तो द्विविमीय गति होगा, कोई चीज वृत्त में घुमाएंगे तो द्विविमीय एक समतल में गति होगी उसकी। फेंकेंगे तो बिल्कुल सीधा थोड़े जाएगा, ये ऐसे जाएगा, हाँ ऐसा होगा तो अगर इस पर कोई कीड़ा चलेगा, अगर यहाँ मूल बिंदु है तो अगर जा रहा है तो एक अक्ष भी बदल रहा है और ये Y अक्ष भी बदल रहा है, दोनों पर चल रहा है। अब वृत्त में भी करेगा तो X और Y दोनों का मान बदलता रहेगा। हाँ, अगर जाएंगे तो द्विविमीय गति हो जाएगा। हाँ, इसलिए कि रोड पर इधर उधर रोड घुमा है, खिलाड़ी मैदान पर दौड़ रहा है, द्विविमीय गति कर रहा है। खिलाड़ी मैदान पर, हाँ, समतल पर अगर सीधा चल रहे हैं, इधर उधर नहीं हो रहे तो एक विमीय गति हो जाएगी। अगर इधर उधर हुए कि द्विविमीय गति हुआ, हाँ, तो द्विविमीय, बंदर द्विविमीय गति करते हैं। हाँ, अगर तार सीधा लाइन में न खींचा गया है तार, तो उस तार पर आगे जाएगा चाहे पीछे जाएगा। बंदर कूदेगा तो प्रक्षेप की गति हो गई, द्विविमीय गति हो गया। हाँ, द्विव तो कह रहा है द्विविमीय। हाँ, क्या, हाँ, जमीन पर उसी को समतल कहते हैं।
तो समतल में गति हमेशा द्विविमीय गति होती है। अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं तो वो एक विमीय होगा। समझ में आ गया ये बात? साइकिल गति अगर सीधा बिल्कुल चलाते जा रहे हैं तो एक विमीय गति, और घुमाते हुए जा रहे हैं तो द्विविमीय गति। हाँ क्या? किसका? नदी। नदी अगर देखिए सीधी रेखा में जा रही है तो एक विमीय गति, अगर घूमते हुए जा रही है तो द्विविमीय गति। अब नदी, शांत रहिए, अब नदी बिल्कुल एक समान है चौड़ाई में और ये जा रहा है सीधा, तो एक विमीय है। ऐसी में कहीं चौड़ा है, कहीं पतला है, कहीं इधर है, तब तो द्विविमीय हो गया। ठीक है। तीसरा नंबर, अब तीनों, अब हवा में जो गति होगा, शांत रहिए। अच्छा, एक ऐसा चीज बताइए जो एक विमीय गति भी कर सकता है, द्विविमीय गति भी कर सकता है और त्रिविमीय गति भी कर सकता है, वो कौन सा है? हैं? हाँ, पानी में वाला कर सकता है, पानी में मछली कर सकता है, सीधी रेखा में जा सकता है तो एक विमीय होगा, और किधर भी चला जाएगा, इधर उधर, द्विविमीय। नीचे भी चला जाएगा, जेड अक्ष में भी चला जाएगा, और चाहे कहिए चिड़िया जमीन पर सीधा रेखा में भी चल सकता है, इधर उधर भी चल सकता है और उड़ भी सकता है। ठीक ना? तो त्रिविमीय गति हो जाएगा। लिखिए, चिड़िए की हवा में गति, हाँ हवाई जहाज में, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब। एरोप्लेन तो रोड में चलने की बात नहीं है। रोड, शांत रहिए, तार है ऊपर हवा में बांधे हैं, तार हवा में बांधे हैं तो तार रोड जमीन पर थोड़े, उस पर कोई कीड़ा तार पर चल रहा है तो एक विमीय है। तो विमान हवा में चल रहा है तो एक विमीय है। अगर इधर उधर घूमने लगा तो द्विविमीय है, और नीचे आ गया तो जेड अक्ष में भी आ गया, चाहे ऊपर उठ गया तो त्रिविमीय भी हो गया। इधर भी चल रहा है, ऊपर भी उठ रहा है। ठीक ना? यानी तीनों डायरेक्शन में वो चल रहा है। लिखिए, चिड़िया का हवा में गति, हवा में गति, पतंग की गति, पतंग की गति, पतंग की गति, पतंग भी त्रिविमीय गति करेगा। पतंग की गति, गैस के अणुओं की गति, गैस के अणुओं की गति, अणुओं की गति, गति, त्रिविमीय गति होता है, त्रिविमीय गति होता है। तो अब आप समझ जाएंगे, अगर एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय गति छांटना होगा तो आप समझ जाएंगे कि कौन एक विमीय गति है, कौन द्विमीय। एक समतल में गति अगर होगा तो उसका द्विविमीय है, और एक स्ट्रेट लाइन में गति होगा तो एक विमीय गति है। अगर हवा में गति जो कर रहा है वो गति क्या होगा? त्रिविमीय गति। सीधी सीधी बात। तो मनुष्य एक विमीय भी कर सकता है और द्विविमीय भी कर सकता है, और चिड़िया तीनों भी गति कर सकता है।
हाँ, अगर कुएं में जा रहा है तो हवा में उड़ रहा है तो नहीं हो जाएगा त्रिविमीय। हाँ, तो मनुष्य कैसे हवा में उड़ेगा? हाँ, पैराशूट से। तो प्लेन से भी तो उड़ सकता है। तो प्लेन की गति कहेंगे, पैराशूट की गति, मनुष्य की गति थोड़े कहेंगे, पैराशूट की गति कहेंगे, ठीक ना? हाँ, शांत रहिए। तो अभी दूरी विस्थापन, एक बीमीय और द्विविमीय गति आपने देखा। अब जो है टॉपिक बदलेगा, चाल तथा वेग। हेडिंग लिखिए, चाल तथा वेग। हाँ, कल बताएंगे इसका। देखिए, शांत रहिए। चाल और वेग, सबसे बड़ी कहानी इसकी ये है, शांत रहिए, कि आपको फर्क नहीं पड़ता है। चाल को वेग कह देते हैं, वेग को चाल कहते हैं, क्यों नहीं कह देते हैं? चाल वेग भी बन सकता है और वेग चाल भी बन सकता है। कब होगा, ये पूरी बात हम दिखाएंगे। तो शांत रहिए, जरा इसके बारे में एक दो बात हम कहेंगे। चाल जो है ये एकांक समय में चली गई दूरी है, यानी ये लंबाई है। कितने समय में? एक। अब एक कह रहे हैं तो चाहे 1 सेकेंड हो, और चाहे 1 मिनट हो, और चाहे 1 घंटा हो, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 वर्ष हो, तो हम किसका नाम लें? सेकेंड का नाम लें कि मिनट का नाम लें कि घंटा का नाम लें कि दिन का नाम लें कि महीने का नाम लें कि वर्ष का? तो हम सीधा एकांक कह देते हैं। तो एकांक समय में, इकाई समय में, सब तो समय ही है। सेकंड समय है, मिनट समय है, घंटा समय है, दिन समय है, महीना समय है, वर्ष समय है, सब तो समय है। लेकिन वो सभी क्या होना चाहिए? एक। एकांक समय में, इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई पथ की लंबाई, उसकी चाल कहा जाता है। तो अगर टी समय में कोई एल लंबाई चलता है, एल दूरी चलता है, तो इकाई समय में कितना चलेगा? एल बाई टी। एल क्या है और टी क्या है? तो ये लंबाई मतलब दूरी, तो दूरी बटा इसी को क्या कहेंगे? चाल। तो चाल बराबर क्या लिखेंगे? नहीं समझ में आ रहा। ये अदिश राशि है, इसकी दिशा नहीं होती है, बस इसका परिमाण होता है कि इतना चाल है, दिशा नहीं होता। दिशा से कोई लेना देना नहीं है, अदिश राशि। जैसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें दिशा का कोई नाम और निशान नहीं होता। जैसे कहे कि कितना बज रहा है, तो कहीं इतने बज रहा है, तो कोई कहेगा किस दिशा में, तो कहेंगे कि दिशा से क्या मतलब है? टाइम से मतलब है, अदिश है वो। दिशा नहीं है, किसी दिशा में लंबाई नाप लीजिए उतना। अगर दिशा ले लेंगे तो दूरी नहीं कहेंगे, उसको विस्थापन कहेंगे। एकांक समय में चली गई वस्तु की दूरी चाल के नाम से जाना जाता है। शांत रहिए, भी से लिखा जाता है, अदिश राशि है,
मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, एमकेएस पद्धति में मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक है, विमीय सूत्र LT-1 हो जाएगा। चाल तीन प्रकार से, समान चाल, असमान चाल और औसत चाल। समान चाल का मतलब है कि समान समय में समान दूरी तय कर रहा है वस्तु। अब जैसे 4 घंटे में अगर 100 किलोमीटर जा रहा है और हर घंटे में 25 किलोमीटर वो चल रहा है, हर घंटे में 25 किलोमीटर, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कह रहे उसकी चाल तो बिल्कुल समान चाल है, हर घंटे में समान दूरी समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, एक एक घंटा में 25-25 किलोमीटर जा रहा है, यानी उसकी चाल क्या है? समान। समान समय में समान दूरी अगर तय कर रहा है कोई वस्तु तो कहेंगे कि बिल्कुल समान चाल से जा रहा है। और समान चाल अगर समान समय में भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है, 1 घंटा में शुरू में गया 25 किलोमीटर, अगले घंटे में गया 10 किलोमीटर, और फिर अगले घंटे में चला गया 40 किलोमीटर, और फिर अगले घंटे में गया 5 किलोमीटर, तो कहे क्या चाल है? असमान चाल है, असमान चाल है। यानी अगर समान समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो वस्तु की चाल असमान चाल या परिवर्ती चाल कहलाती है। लेकिन जब चाल असमान है तो उस समय हम उसके चाल का गणना कैसे करेंगे? अब जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बुलाया, बलिया सिकंदरपुर हैं आप, बलिया बुलाया, और आप जा रहे हैं तो यहां से बाइक से चले गए बहेरी, साधन नहीं है, बाइक से चले गए और वो लेकर गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और वहां से कहा कि बस हम यहीं तक जाएंगे। उसके बाद से अब ई रिक्शा वाला मिल गया, ई रिक्शा वाला पहुंचा दिया खेजूरी, और वो गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, खेजूरी छोड़ दिया, और वहां से एक जो है जीप वाला मिल गया और वो जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पहुंचा दिया सुखपुरा, और वहीं छोड़ दिया। और वहां से एक साइकिल मिल गया और साइकिल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से रेतते हुए पहुंच गए बलिया। तो अब आप वो पूछ रहा है कि ये बताइए किस चाल से आए हैं? तो अब आप सोच रहे हैं कि बाइक वाला बताए कि साइकिल वाला चाल बताए कि जीप वाला बताए। अब बताए तो क्या बताए? अब क्या बताएंगे? वो पूछ रहा है कि किस स्पीड से आए हैं, तो आप ही बताइए आप क्या बताएंगे? अब वहीं पर औसत चाल निकाली जाती है। जहां चाल अलग अलग होता है, असमान चाल होता है, तभी औसत चाल की जरूरत पड़ती है, तभी औसत चाल बताया जाता है। नहीं तो एक समान चाल से जा रही है कोई वस्तु तो उसमें औसत चाल की क्या जरूरत है? वो तो वही औसत चाल है। जब चाल बदलेगा तब ना हम औसत निकालेंगे। एक कहावत है, लेका जोखा था है, लड़का डूबा का है। हाँ, लेखा जोखा था है, लड़का डूबा का है। अब इसलिए कि नदी पार करना था, और नदी पार करना था और उस व्यक्ति के साथ एक लड़का था, तो सोच रहा है कि देख ले कि वो लड़का नदी पार करेगा तो डूब जाएगा कि निपार हो जाएगा। तो वो जो है कई जगह जो है डंडे से नाप रहा है नदी को, और कहीं गहरा है, कहीं जो है कम गहरा है, कहीं गहरा है, कई जगह नाप करके और उसका औसत निकाल दिया। और औसत निकाल करके देखा कि औसत जो आ रहा है उससे तो लड़का की लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब कि लड़का पार कर जाएगा। हाँ, जहां गहरा है वहां गया। तो औसत तो वहां निकाला जाता है जहां चाल असमान होती है। ठीक है ना? तो कल इस पर हम बताएंगे इस चाल और वेग का
टॉपिक चलेगा और हर बात इसका बताएं, सारे चाल के बारे में, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री निकालिए, आज नया लेसन शुरू करना है। हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर।